ओके सो अस्सलाम वालेकुम वेल लेट्स स्टार्ट विद सीएनएस पैथोलॉजी। अच्छा, सीएनएस पैथोलॉजी में ज़्यादा चीज़ें हमने रॉबिन से करनी नहीं है, हमने कुछ चीज़ें रॉबिन से करनी है, कुछ चीज़ें पैथोमा से करनी है। और इसके टॉपिक्स इतने डाइवर्स तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि इसको लाइक एक हेक्टिक सिलेबस कंसिडर किया जा सके। लेकिन जो है उनको कवर तो करना है डेफिनेटली। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस और उसको वन बाय वन सब टॉपिक बाय टॉपिक इसको कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं सीएनएस पैथोलॉजी में, दैट इज़ मेनिंजाइटिस। एज द नेम इंडिकेट्स इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है। अब हम मेनिंजाइटिस से मोस्टली सोचते हैं कि किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ होगा, लाइक किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा, वायरस की वजह से होगा। लेकिन मेनिंजाइटिस इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, और ये किसी इन्फेक्शन की प्रेजेंस में भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन, और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ में भी हो सकती है, और हम देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, और जो इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजाइटिस में, ये हम हमेशा ये देखते हैं कि ये लेप्टोमेनिंजिस को इन्वॉल्व करती है। नाउ व्हाट वी मीन बाय लेप्टोमेनिंजिस, इट इज़ द एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। एरेक्नॉइड और पाया मैटर को हम लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं, ठीक है। इसमें ड्यूरल मैटर इन्वॉल्व नहीं होती मेनिंजाइटिस में, ठीक है। और इसीलिए ना, सिंस वी नो के पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर इज अ बिट इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द ब्रेन, और इसीलिए मेनिंजाइटिस कई बार एक्सटेंड करके ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जब हम उसको कहते हैं मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, ठीक है। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि जस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में ही मेनिंजाइटिस नहीं होता। इन्फ्लेमेशन जो है मेनिंजेस की, ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ में भी हो सकती है। लाइक वी नो अबाउट केमिकल मेनिंजाइटिस। केमिकल मेनिंजाइटिस सब होगा जब कोई नॉन बैक्टीरियल इरिटेंट सम हाउ एक्सेस ले लेगा इनटू द मेनिंजेस, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, वो उसे हम कहेंगे कि ये एक केमिकल मेनिंजाइटिस है। फॉर एग्जांपल, जब कोई एपिडर्मोइड सिस्ट है और वो रप्चर कर जाए, उसका जो डेब्रिस है वो समहाउ रीच कर जाए मेनिंजेस में, तो उसके रिस्पॉन्स में जो इन्फ्लेमेशन हो, हम केमिकल मेनिंजाइटिस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, जस्ट एक फॉरेन पार्टिकल था जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन हुआ है और इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया। देन वी नो अबाउट कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस में ये कि कुछ सिस्टेमिक कार्सिनोमा था कोई बॉडी में, जिसके मेट्स मेनिंजेस में रीच किए, और उसके अगेंस्ट मेनिंजेस के सेल्स ने इन्फ्लेमेशन शो की, तो उसको हम कहेंगे कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। ये भी होगी बात। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस का। इन्फेक्शियस एज नेम इंडिकेट्स, कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें वी नो के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, और फंजाई भी हो सकते हैं। अच्छा, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द एक्यूट मेनिंजाइटिस, नंबर 2 इज द क्रोनिक मेनिंजाइटिस, एंड नंबर 3 इज द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे, ठीक है। जो एसेप्टिक होता है वो मॉडरेट सिवियरिटी तो नहीं, मॉडरेट ड्यूरेशन को होता है। वी नो कि एक्यूट का एक सडन कोर्स होता है, सीवियर कोर्स होता है, फल्मिनेंट कोर्स होता है। क्रोनिक का थोड़ा इंसीडियस का कोर्स होता है। जो एसेप्टिक होता है वो दरमियान की कैटेगरी में लाई कर होता है। साथ में इनके ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट है। जो एक्यूट मेनिंजाइटिस है वो मोस्टली पायोजेनिक होता है, यानी कि बैक्टीरियम की वजह से होता है। पायोजेनिक बैक्टीरिया हम देखेंगे कौन कौन से हैं जो कॉज करा सकते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसके अलावा जो एसेप्टिक होगा, एज अ नेम एसेप्टिक, मतलब कोई बैक्टीरियम तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा है इसमें, कोई वहाँ पे सेप्सिस तो नहीं हो रही, तो ये मोस्टली वायरल होता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मोस्टली वायरल होता है। और क्रोनिक मेनिंजाइटिस में हम देखेंगे फंगल, ट्यूबरकुलस और स्पायरोकीटल, इन तीनों को हम क्रोनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। इनकी वजह से जो मेनिंजाइटिस होगा उसका मोस्टली इंसीरियस कोर्स होता है, और उसमें मोस्टली ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सडन ऑनसेट के साथ होता है, जो फल्मिनेंट होता है और जल्दी से या तो क्योर हो जाएगा या फिर वो ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगा, वो मोस्टली बैक्टीरियम के केसेस में होता है। और जो ट्यूबरकुलस, स्पायरोकीटल या फंगल के केसेस में होगा मेनिंजाइटिस, वो एक तो इंसीडियस होगा, साथ में वो ब्रेन टिश्यू को इन्वॉल्व करने के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। ये बात होगी। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि मेनिंजाइटिस में ऑलमोस्ट साइंस सेम ही आ रहे होते हैं। मेनिंजल इरिटेशन के साइंस आ रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के साइन आ रहे होते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है, क्योंकि हमने डेफिनेटली लाइन ऑफ थेरेपी उसके अकॉर्डिंग ही देनी है। अगर आप कोई वायरल मेनिंजाइटिस और हम एंटीबायोटिक्स देते भी रहें तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो वायरल मेनिंजाइटिस की इटसेल्फ कोई प्रॉपर थेरेपी है नहीं, क्योंकि हम कभी भी वायरस को आइसोलेट नहीं कर पाते, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर फंगल मेनिंजाइटिस और हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वी नीड एंटी फंगल्स, ठीक है। इसलिए हमने सीएसएफ को एग्जामिन करना है टू फाइंड द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और सीएसएफ फाइंडिंग्स काफ़ी हद तक हेल्प करती भी हैं ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने में। ये बात होगी। अच्छा, देन ये मेनिंजाइटिस की तो नहीं है टाइप्स, सिंपली सीएनएस इन्फेक्शंस की टाइप हैं कि जो सीएनएस इन्फेक्शंस होती हैं उसमें उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसकी फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। सीएनएस इन्फेक्शंस, अब हम जस्ट आइसोलेटेडली मेनिंजाइटिस को नहीं देख रहे, हम ऑल इन ऑल सीएनएस इन्फेक्शंस को देख रहे हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से सीएनएस में कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, और कुछ लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जो हम ब्रेनकाइमा में देख सकते हैं, या मेनिंजेस में भी देख सकते हैं कि एब्सेस बन गया वहाँ पर, या इम्पाइमा पास की कम्युलेशन होगी, ठीक है। अच्छा,
जो हम मेनिंजाइटिस देख रहे हैं, मेनिंजाइटिस कैन भी एक्यूट, मेनिंजाइटिस कैन भी क्रोनिक, जो हम पीछे देख कर भी आए हैं। जो एक्यूट मेनिंजाइटिस होता है पायोजेनिक, जिसको हम एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में ना इसके ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को हो रहा है, इन्फेंट को हो रहा है, इन्फेंट में मोस्टली कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अगर किसी यंग एडल्ट को हो रहा है, उसमें मोस्टली निजेरिया गोनोरिया इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी ओल्डर एडल्ट को हो रहा है, उसमें मोस्टली स्टेप निमोनी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एज ग्रुप्स को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एज ग्रुप की ससेप्टेबिलिटी डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और जो क्रोनिक मेनिंजाइटिस हम पीछे भी देख कर आए हैं कि उसमें या तो ट्यूबरकुलोसिस होगा या रिकेट्सिया ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या रिकेट्सिया, और रिकेट्सिया तो खैर एक डिफरेंट स्पीशी आ जाती है, लेकिन स्टिल हम रिकेट्सिया को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बोरेलिया को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि क्रोनिक कराते हैं, ठीक, क्रोनिक मेनिंजाइटिस कॉज करा रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली हम माइकोबैक्टीरियम को ही देखते हैं। अच्छा, फिर हम लोकलाइज्ड इन्फेक्शन पे आ गए। एब्सेस कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करा रहे होते हैं, स्ट्रेप और स्टेफ। हम देखते भी हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस एब्सेसिस कॉज करा, जो ब्रेन एब्सेस में हम देखेंगे भी आगे। एम्पाइमा में स्टाफ आ गया और एनारोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आ गए। वायरल इन्फेक्शन, वायरल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, वायरल एनकेफेलाइटिस भी हो सकता है। वायरल मेनिंजाइटिस में को हम एक्यूट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसका एक्यूट कोर्स भी होता है, खैर क्रोनिक सा भी कोर्स, मतलब ये इंटरमीडिएट से लाई करता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि एंटेरोवायरसेस होते हैं जो कि कॉज कराते हैं मीजल्स के बारे में बहुत फेमस है कि मीजल्स SSP कराता है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफलाइटिस, ये भी याद रखना है, ठीक है। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफलाइटिस कौन कॉज कराता है, मीजल्स। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है, एक और वायरस है, लिम्फोसिटिक कोरिया मेनिंजाइटिस वायरस, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है सच। अच्छा, एनसेफलाइटिस कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करा सकते हैं, HSV कॉज करा सकते हैं, HSV1, HSV2, साइटोमेगलो वायरस, HIV वायरस, ठीक है। इसके अलावा वी नो अबाउट इसके अलावा वी नो अबाउट पोलियो डेफिनेटली, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ है, नॉट द ब्रेन इटसेल्फ। और रेबीज जो कि रोम्बो एंसेफलाइटिस कॉज कराता है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस में वी सॉ मीजल्स, वी सॉ एंटेरोवायरस, और इसको छोड़ देते हैं, मीजल्स एंड एंटेरोवायरस आर इंपॉर्टेंट। और एंसेफलाइटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट HSV, साइटोमेगलो वायरस, HIV वायरस, ठीक है, और वेस्ट नील वायरस। और देन हमने देखा कि ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ में वी हैव पोलियो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेबीज जो कि रोम्बो एंसेफलाइटिस कराता है, ठीक है। ये बात होगी। देन हमने देखा कि कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉज करा सकते हैं। जैसे हमने क्रोनिक मेनिंजाइटिस में देखा था कि रिकेट्सिया इन्वॉल्व था। रिकेट्सिया कैन कॉज, अच्छा, रिकेट्सिया इज अनदर बैक्टीरियम, ठीक है। और ये कॉज क्या कराता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है। इसके अलावा बोरेलिया बर्गडोर्फरी ये कराता है लाइम डिजीज़, जिसको हम न्यूरोबोरेलियोसिस भी कहते हैं, अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। तो रिकेट्सिया के केस में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, लेकिन ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है। ट्रेपोनेमा पैलेटम कॉज करा रहा है न्यूरोसिफिलिस, ये हम आगे देखेंगे। बोरेलिया बर्गडोर्फरी लाइम डिजीज़ में न्यूरोबोरेलियोसिस कॉज कराता है। और जो फंगल इन्फेक्शन में कैनिडा एल्बिकेंस हैं, क्रिप्टोकोकस है, हिस्टोप्लाज्मा है, ऑक्सीडियोड्स हैं, मतलब बहुत ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो ये हमने देखना है किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मेनिंजाइटिस भी कॉज करा रहे हैं और एंसेफलाइटिस भी कॉज करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक मेन है वो मेनिंजाइटिस ही है। ये टेबल वैसे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया कवर, लेकिन ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब हमने जो इम्पोर्टेंट देखा कि आउट ऑफ मैनी मेनिंजाइटिस वराइटीज़, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हमेशा बैक्टीरियम की वजह से होता है, और हमने देखा कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट बैक्टीरिया की स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं। लाइक हमने देखा कि इन्फेंट्स में इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप इन्वॉल्व हैं, यंग एडल्ट्स में निजेरिया मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व है, और ओल्डर एडल्ट्स में स्टेप निमोनी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। एनीवे, अच्छा, आगे हमने ये देखा कि लेकिन जो साइंस ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। वो यही है कि मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो रही है। इसमें क्या कुछ होता है, हेडेक बहुत कॉमन है, वी नो, इरिटेबिलिटी होती है बच्चे में, फोटोफोबिया मिल सकता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि न्यूरोलॉजिकल साइन है, और नेक स्टिफनेस। तो ये एक ना ट्रायड सा बन जाता है, हेडेक, नेक स्टिफनेस और क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। हर मेनिंजाइटिस के 3 इंपॉर्टेंट साइंस में ये आता है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, और फिर CSF फाइंडिंग्स भी एबनॉर्मल होती हैं, तो उससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हेडेक मिलेगा, नेक स्टिफनेस मिलेगा, इरिटेबिलिटी मिलेगी, और साथ में हमारे पास क्या है, इन एडिशन टू दैट वी हैव द क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इरिटेबिलिटी, फोटोफोबिया, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस। ये हो गए उसके साइन सिम्टम्स। लंबर पंचर में हमें क्या मिलेगा, अच्छा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमें याद रखना है कि प्रोटीन का कंटेंट तो नॉर्मल रह सकता है या एलिवेटेड हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज का कंटेंट हमेशा डिक्रीज होगा। जब भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा उसमें ग्लूकोज हमेशा डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया इटसेल्फ ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अच्छा, तो हमें एक तो CSF में अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। सेकेंडली हमें और क्या चीज़ मिल सकती है, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल मिलेगा, एलिवेटेड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन रिड्यूस्ड ग्लूकोज लेवल मिलेगा, उसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, हम नेक्स्ट में फिर इसके बाकी टाइप्स देखते हैं मेनिंजाइटिस की।